अगर अभी इस वक्त आपके कमरे के बाहर कोई बच्चा रोना शुरू कर दे तो क्या आप दरवाज़ा खोलोगे? मैंने खोला था और उसी रात मैंने अपने पिताजी को ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे हुए गीली मिट्टी खाते हुए देखा। ऐसे नहीं जैसे कोई भूखा इंसान खाना खाता है, बल्कि ऐसे जैसे कोई चीज़ उनके जबड़े पकड़कर उन्हें मिट्टी खाने पर मजबूर कर रही हो। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी नाक से सांस नहीं, सिसकियां निकल रही थी। लेकिन वो रुक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पीछे एक बच्चा खड़ा था। और खिलाओ, वो बच्चा मेरा छोटा भाई था, चिंटू, जो 3 दिन पहले ही दफनाया गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसकी आंखों में अब भी मदद मांगने वाला डर था। वेलकम टू 3 AM स्टोरीज। साल 2014, मध्य प्रदेश के मंडला जिले के एक छोटे से गांव में हमारा टूटा हुआ कच्चा घर था। बरसात में छत टपकती थी, दीवारों से मिट्टी झड़ती रहती और रात को घर के पीछे वाले खेतों से अजीब सी बदबू आती थी। गीली मिट्टी, सड़ी घास और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। पापा दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे। उनके हाथ हमेशा फटे रहते, नाखूनों में मिट्टी जमी रहती थी और माँ लोगों के घरों में बर्तन धोया करती थी। हम बहुत गरीब थे, लेकिन चिंटू, वो इस घर में सबसे ज़्यादा डरता था, क्योंकि वो सिर्फ 6 साल का था, दुबला, कमज़ोर, हमेशा डरा हुआ। रात को वो कभी अकेले नहीं सोता था, हमेशा मेरी छाती पकड़कर सोता था। और लगभग हर रात करीब 2 या 3 बजे वो अचानक कांपते हुए उठ जाता। उसकी सांस फूल रही होती और वो रोते हुए कहता, भैया, फिर वो मुझे बुला रहे हैं। मैं पूछता, कौन? लेकिन वो कभी जवाब नहीं देता, बस दरवाजे की तरफ देखता रहता, जैसे बाहर कोई खड़ा हो। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक चिंटू ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली, लेकिन उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, भैया, अगर मैं मिट्टी के नीचे चला गया तो क्या आप मुझे निकाल लोगे? उस वक्त मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि उसने ये कहते वक्त मेरी तरफ नहीं देखा। वो खिड़की के बाहर देख रहा था और खिड़की के बाहर मुझे 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि वहाँ कोई छोटा बच्चा खड़ा था। उसी रात एक भयानक तूफान आया था। तूफान इतना भयानक था कि पूरा गांव अंधेरे में डूब गया था। बिजली चली गई और मोबाइल भी बंद पड़ा था। घर के चारों तरफ सिर्फ बारिश हो रही थी। मैं और चिंटू तब एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। लेकिन करीब रात 2:17 पर मेरी आंख अचानक से खुल गई और जैसे ही मैं उठा, मुझे महसूस हुआ कमरा बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि सांस लेते वक्त मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि चिंटू बिस्तर पर नहीं था। घबराहट की वजह से मेरे दिल का धड़कना बंद सा हो गया। मैंने चिंटू को आवाज़ लगाई, चिंटू, चिंटू, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक आंगन से आवाज़ आई, जैसे कोई गीली मिट्टी पर कुछ भारी चीज़ घसीट रहा हो। मैं डरते हुए बाहर गया। बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और फिर मैं
वहीं जम सा गया, क्योंकि आंगन की मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। लेकिन उन पैरों की एड़ियां आगे थी और उंगलियां बिल्कुल पीछे। ये देखकर मेरे हाथ सुन्न हो गए, क्योंकि गांव में एक कहानी बहुत मशहूर थी कि उल्टे पैरों वाले बच्चे मरने वालों को नीचे ले जाते हैं। जैसे ही मुझे ये बात याद आई, मैं पागलों की तरह उन निशानों के पीछे भागा। बारिश की बूंदें मेरी आंखों में चुभ रही थी, पैर कीचड़ में धंस रहे थे, और तभी दूर खेतों के बीच मुझे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वो चिंटू था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, ना हिल रहा था, ना सांस ले रहा था, बस खड़ा था। मैं रोते हुए उसकी तरफ भागा, चिंटू। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मेरे पैर रुक गए, क्योंकि वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और बच्चा खड़ा था, पूरा काला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मिट्टी से बनाया गया हो। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, पूरी सफ़ेद, और उसका मुंह कीचड़ से भरा हुआ था। वो धीरे धीरे चिंटू के कान में कुछ फुसफुसा रहा था, और चिंटू रोने लगा। उसके आंसू मिट्टी में गिर रहे थे। फिर उस काले बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी गर्दन इंसानों की तरह नहीं घूम रही थी, क्योंकि उसकी गर्दन से हड्डियां टूटने की आवाज़ आ रही थी। फिर वो मुस्कुराया। उसके दांतों के बीच से गीली मिट्टी गिरने लगी, और उसने फुसफुसाकर कहा, राहुल भैया, आपने बहुत देर कर दी। मेरे पैरों से जान निकल गई, क्योंकि मैंने उसे अपना नाम कभी बताया ही नहीं था। अगले ही पल उसने चिंटू का हाथ पकड़ा, और दोनों धीरे धीरे जमीन में धंसने लगे। हाँ, ऐसे जैसे मिट्टी मिट्टी ही ना हो, वो पानी हो। मैं चीखते हुए उनकी तरफ भागा। मैंने चिंटू का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी उंगलियां ठंडी थी, बहुत ठंडी, और वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। भैया, मुझे बचा लो, नीचे बहुत लोग हैं, वो मुझे छोड़ नहीं रहे। मैं पूरी ताकत से उसे खींच रहा था, लेकिन नीचे से दर्जनों छोटे छोटे हाथ उसे पकड़कर नीचे खींच रहे थे। सड़े हुए हाथ, लंबी उंगलियां, टूटे हुए नाखून, और उनकी खाल ऐसी लग रही थी जैसे महीनों से कोई लाश मिट्टी में सड़ रही हो। फिर अचानक मिट्टी के नीचे से बहुत सारी बच्चों की आवाज़ आने लगी। इसे नीचे भेज दो, हमें नया बच्चा चाहिए, इसे अकेला मत छोड़ो, हमें भूख लगी है। ये सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन फिर चिंटू का हाथ मेरे हाथ से फिसल गया, और वो मिट्टी के अंदर गायब हो गया। उसकी आखिरी चीख आज भी मेरे सपनों में आती है। पूरा गांव चिंटू को ढूंढ रहा था, तालाब, खेत, जंगल, पुराना शमशान, लेकिन वो नहीं मिला। फिर 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, पुराने शमशान के पीछे, आधा शरीर मिट्टी में दबा हुआ, चेहरा पूरा काला, और उसकी आंखें खुली हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ उसके नाखून थे, पूरी तरह टूटे हुए, उनमें मिट्टी भरी हुई थी, जैसे वो मरने से पहले बहुत देर तक मिट्टी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हो। पर जैसे ही माँ ने उसे देखा, माँ वहीं चीख मारकर बेहोश हो गई। पापा पहली बार फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि चिंटू मरा नहीं था, उसे नीचे ले जाया गया था। उस रात हम चिंटू को दफना कर लौटे थे। घर में मौत जैसा सन्नाटा था। पापा पूरे समय
चुप बैठे रहे, ना रोए ना बोले, बस जमीन को देखते रहे। करीब रात 3 बजे घर में कोई आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई गीली चीज़ चबा रहा हो। मैं धीरे धीरे बाहर गया और फिर मेरी चीख निकल गई। पापा आंगन में घुटनों के बल बैठे थे। उनके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे और वो मिट्टी खा रहे थे, गीली काली बदबूदार मिट्टी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ अपने आप मिट्टी उठाकर मुंह में डाल रहे थे। उनके दांत टूट चुके थे और मसूड़ों से खून निकल रहा था। फिर अचानक मेरी नज़र उनके पीछे गई और ये मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो चिंटू था, ठीक पापा के पीछे। लेकिन अब वो मेरा भाई नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें सफ़ेद थीं, मुंह से मिट्टी टपक रही थी और उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे उसके अंदर बहुत सारे बच्चे रेंग रहे हो। चिंटू ने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी गर्दन लगभग पूरी घूम गई। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, भैया नीचे बहुत भूख लगती है। अचानक पापा ने दोनों हाथों में मिट्टी उठाकर अपने मुंह में ठूसनी शुरू कर दी, इतनी ज़्यादा कि उनके गले से खून बहने लगा। मैं उनकी तरफ भागा, लेकिन तभी चिंटू 4 पैरों पर मेरी तरफ दौड़ा, इतनी तेज कि वो इंसान लग ही नहीं रहा था। उसके हाथ पैर उल्टे मुड़ रहे थे, हड्डियों की आवाज़ पूरे आंगन में गूंज रही थी। उसके पीछे गीली मिट्टी खुद ब खुद फर्श पर रेंग रही थी, जैसे वो जिंदा हो। मैं भागकर अपने कमरे में पहुंचा और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर माँ रो रही थी, पापा चीख रहे थे और चिंटू धीरे धीरे दरवाज़ा खरोच रहा था। फिर बाहर से उसकी आवाज़ आई, भैया नीचे बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। मैं टूट गया, क्योंकि उसकी आवाज़ में अब भी मेरा छोटा भाई था। वही मासूमियत, वही डर, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी। फिर अचानक पूरा घर शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और जो मैंने देखा उसके बाद मैंने कभी उस घर में कदम नहीं रखा। पूरा आंगन गीली मिट्टी से भरा हुआ था। माँ बेहोश पड़ी थी और पापा गायब थे। बस ज़मीन पर 2 हाथों के घसीटने के निशान थे, ऐसे जैसे किसी को जिंदा मिट्टी के अंदर खींच लिया गया हो। और आंगन के बीच में गीली मिट्टी पर उंगली से लिखा था, अब पापा हमारे साथ हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो समझ लो आप दिल से हॉरर लवर हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और डर का हिस्सा बन जाओ।